Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video for the SEBI Grade A aspirants. जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेबी की तैयारी करना चाहते हैं तो कंटेंट अगर आपको परेशान कर रहा है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको कंटेंट समझ नहीं आ रहा कि सर मुझे कोई कोचिंग मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, तो कहाँ से मैं तैयार करूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ओन। ठीक है, तो विदाउट एनी कोचिंग नीड यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। अगर आपके पास ये सोर्सेस हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है, तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट इस ऐप के थ्रू आपको फॉर फ्री ही मिल जाता है। एंड अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। वो कहां पे मिलेगा? ऐप के थ्रू। अगर आप ऐप से परचेज करते हो तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेबी ग्रेड ए रिक्रूटमेंट को लेके। तो देखिए सेबी का जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, और ये जो है कहीं ना कहीं सबसे टफ रेगुलेटरी एग्जाम्स में भी आता है। एक तो आरबीआई हो गया, उसके बाद सेबी, बिकॉज इसका कंटेंट जो है वो टेक्निकली ये सब्जेक्ट उतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिलेबस बहुत सारा हो जाता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं इन ए लिमिटेड टाइम फ्रेम। ठीक है, तो कहाँ से तैयार करें, किस तरह से तैयार करें, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से थोड़ा सा पैटर्न को भी समझ लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स को हमें प्रिपेयर करना है, कितना उन पे एफर्ट्स रहना चाहिए, तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखेंगे तो जो आपकी फेज 1 है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। इसके लिए आप कोई भी, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, इसका जो लेवल होता है वो आप IBPS प्री लेवल आप मान सकते हो। अगर आपका IBPS प्री लेवल तैयार है तो आप आराम से इस फेज में क्वालिफाई कर लोगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर सेक्शन में भी एक्सपर्ट नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर सेक्शन की इंडिविजुअल कट ऑफ है। आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप इस 100 में से 30 मार्क्स से ज्यादा ले आओ, ताकि आप इजीली नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स अपने को रखने नहीं है, अपने को सिर्फ कुछ मार्क्स लगाने। अगर हम देखें हम 40-50 नंबर ला पा रहे हैं तो हम बड़े आराम से अगले, मतलब इस पे हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना है, बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि चांसेस तो यहाँ पे भी हो जाते हैं गड़बड़ कई बार बच्चों के, अगर क्यूआरई स्ट्रांग नहीं है तो। ठीक है, जीए के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं देना, कोई भी मार्केट से स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ो और 3 महीने का तैयार कर लो। आई थिंक इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। एनर्जी कहाँ लगानी है? पेपर 2 में लगानी है। पेपर 2 में आते हैं 6 सब्जेक्ट्स, और वही 6 सब्जेक्ट्स हमारे फेज 2 में भी हैं। तो जल्दी से फेज 2 का पैटर्न भी देख लेते हैं दोस्तों। तो फेज 2 में देखो 2 पेपर होते हैं। अगेन पेपर 1 विच इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जहां पे आपका SC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी पूछा जाता है, एंड आपका पेपर 2 जहां पे वही 6 सब्जेक्ट्स हैं। और पेपर 2 ऑफ फेज 1 एंड पेपर 2 ऑफ फेज 2 दोनों का पैटर्न भी सेम है। 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और 6 सब्जेक्ट्स के बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो मेन एफर्ट्स, मेन सोर्सेज जो रखनी है ना दोस्तों, वो इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स की रखनी है। क्योंकि देखिए आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इसके रिगार्डिंग मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, फॉर फ्री अवेलेबल है। आप बहुत सारी वेबसाइट हमारे चैनल पे भी देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फॉर फ्री आप तैयार कर सकते हैं, क्यूआरई आप फॉर फ्री तैयार कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है पेपर 2 में, चाहे वो फेज 1 का हो या फेज 2 का हो। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी चाहिए, और इस वीडियो में हम ज्यादा उसी चीज पे फोकस करने वाले हैं। और ज्यादा क्या, चलिए उसी चीज पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो यही है। ठीक है, तो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो, उसमें सबसे पहले आपको जानने होंगे कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, ठीक है, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनका सिलेबस जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। तो आप जो प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन है उसको कहीं ना कहीं एक बार देख लीजिए, उसमें क्या क्या सिलेबस रहा है वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग का है, अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शंस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आपका P&L स्टेटमेंट आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है, वो सब चीजें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मुझे सिलेबस अगर समझ में आ गया, ये सिलेबस बहुत सारे क्या है कि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो समझ में नहीं आता।
और सेबी ने ना कहीं पेपर बड़ा बैलेंस्ड बनाया हुआ है। वो सिर्फ कॉमर्स वालों को भी एडवांटेज नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट, फाइनेंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी डाले हुए, इकोनॉमिक्स, जो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉन कॉमर्स वाले को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। और इसी तरह कॉमर्स वाले को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसी तरह नॉन कॉमर्स वाले के लिए अकॉर्डिंगली उन्होंने एक बैलेंस बनाया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं एक बैलेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एडवांटेज भी दी हुई है टू चार्टेड अकाउंटेंट्स। जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये सारा वो चीजें कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं। तो दोस्तों मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि आप ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस सारा एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो। आपको सिलेबस को पूरा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, फेज 1 का छोड़ के। फेज 1 में कुछ क्वेश्चंस वो डेलिबरेटली 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे रखते हैं जो हमें लगते हैं कि यार ये सिलेबस के बाहर आ गए, और फेज 2 में भी ये सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ ऐसा फेज 1 में होता है, फेज 2 में सिर्फ सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो सिलेबस आपके सामने, ये सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। अभी तक सिलेबस चेंज हो या पैटर्न चेंज होने की कोई उम्मीद हमें नहीं है, तो इसलिए हम सेम ही पैटर्न पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट्स के सिलेबस है, देखो दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा, एक बार आप देख लेना, क्योंकि मुझे तो याद है इसलिए मुझे यहां देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज आते हैं सोर्सेस पे, जो जिसपे हमारी आज की वीडियो भी है। तो सोर्सेस के रिगार्डिंग देखो, आपको एक चीज ध्यान में देनी होगी कि आपका जो पेपर है दोस्तों, वो पेपर स्टैटिक है। पेपर 2 जो है वो स्टैटिक है, एक्सेप्ट फाइनेंस पोर्शन। फाइनेंस एक छोटा सा कंपोनेंट है जहां से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और उन 6 से 7 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन ही जो है वो करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं। तो आप कभी भी ये गलती मत सोचना कि 50 में से सोचो, 50 में से अप्रोक्सीमेटली 46-47 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक हैं, तो आपका पेपर स्टैटिक ओरिएंटेड है। यहां पे करंट अफेयर का कोई रोल होता नहीं है। नहीं सर, फेज 1 में, पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस है, मत करके जा, छोड़ दे। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में 30 से ज्यादा नंबर ले आ। तो करंट अफेयर की यहां पे टेंशन लेनी नहीं है। और करंट अफेयर भी कौन से ध्यान देने हैं? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई वेबसाइट, सेबी वेबसाइट एंड यूनियन बजट, दैट इज इट। और कुछ यहां पे ध्यान नहीं देना, इससे ज्यादा की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी सोर्सेज डिफाइन करनी है, कम सोर्सेज रखनी है, ज्यादा कंटेंट को रिवीजन पे ध्यान देना है। लेकिन क्या होता है, एस्पिरेंट्स मानेंगे नहीं, ये प्रॉब्लम एस्पिरेंट्स के साथ होती है। पहले एक बार कंटेंट को खत्म कर लो अच्छे से स्टैंडर्ड सोर्सेज के साथ, और उसे रिवाइज करो, उसे रिटेन करो, गारंटीड आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन आप क्या करते हो, डाइवर्जन में रहते हो, पहले एक सोर्स को भी अच्छे से नहीं करते। तो सोर्सेज बताने से पहले मेरा मैसेज यही रहेगा, रिवाइज मोर, रीड फ्रॉम लेस सोर्सेज, एटलीस्ट द स्टैटिक पोर्शन। और एटलीस्ट सारा ही पेपर आपका स्टैटिक है, तो स्टैटिक पोर्शन सिर्फ एक ही सोर्सेज से, एक अच्छी सोर्स अगर आपने पकड़ ली है, दैट इज इट। और वो अच्छी सोर्सेस क्या हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फाइनेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। फाइनेंस में देखो, मार्केट में 2 अच्छी बुक मानी जाती हैं, वन इज भारती वी पाठक, दूसरी है प्रसन्ना चंद्रा। मैं थोड़ा सा सेबी के लिए भारती वी पाठक को रिकमेंड करता हूं, और आरबीआई के लिए प्रसन्ना चंद्रा को। इनके लेटेस्ट एडिशन सब जो हो वो आप चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है, मैं फाइनेंस में कोई जनरली बुक्स रिकमेंड नहीं करता। कारण ये है कि इसका बहुत सारा टॉपिक जो है वो, मतलब अगर मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाई देता हूं तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे अगर आप देखोगे, फाइनेंशियल सिस्टम, रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहां पे क्या है, जैसे इरडा का रोल क्या है, आरबीआई का रोल क्या है, सेबी का रोल क्या है, आईएफएससी का रोल क्या है, तो वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने होते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स हमें प्रिपेयर करना होता है। ये किसी भी, जैसे भारतीय वी पाठक में अच्छा मिल जाएगा, डेरिवेटिव्स अच्छा मिल जाएगा, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर्स ये कहीं भी अच्छा नहीं मिलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। ये बेसिकली करंट अफेयर वाला पार्ट है, जो कि आरबीआई सेबी सर्कुलर्स वाला पार्ट है, जो मैंने आपको बोला। फाइनेंशियल इंक्लूजन किसी भी एक बुक में नहीं मिलेगा, ये भी करंट अफेयर वाला पार्ट है, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एज सच बुक में नहीं मिलेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज सच बुक में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस उस बुक में नहीं मिलेंगे, इन्फ्लेशन उस बुक में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फिर मैं वो बुक रिकमेंड क्यों कर रहा हूं? मैं वो बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि जो ज्यादातर क्वेश्चन, 7 अगर क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से 2 से 3 उस बुक के अंदर मिल जाएंगे, जो कि है। तो इसलिए फाइनेंस में मैं रुक गया था बुक रिकमेंड करने से पहले, कि अगर आप चाहो तो ये चीजें आप गूगल की हेल्प से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेटर होगा कि आप गूगल की हेल्प लो और इस कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करो।
ठीक है, रेदर देन गोइंग फॉर एनी बुक। बुक तो फिर भी बच्चे पूछते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, वहां पे 2 बुक दिखा दी, लेकिन वो बुक में पैसा लगाने से अच्छा है कि आप गूगल की हेल्प लो, थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव आपकी स्टडी होगी, ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। तो बुक फाइनेंस में मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं कहूंगा कि गो विद द गूगल। इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो एडिशंस हैं ये भी पुराने डाल रखे हैं नहीं तो फ्री पीडीएफ अगर इनकी मिल जाए तो फ्री पीडीएफ से कर लो, ठीक है। लेकिन यह क्या होता है कि फाइनेंस में सपोज कोई अपडेट कंटेंट अपडेट हो गया तो वहां पे रिस्क रहता है। तो प्लीज रेदर देन गोइंग फॉर द बुक, गो विद द गूगल फॉर फाइनेंस सेक्शन। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग देखो 2 बुक्स हैं यहाँ पे, एक दोनों ही एल.एम. प्रसाद की है, एक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। वैसे तो एक बुक से भी काम चल जाएगा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग, देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। पेपर पूरा स्टैटिक है, लेकिन क्या है कि आपको उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपल थ्योरी, जैसे आरबीआई क्या होता है, सिंपल थ्योरी पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हायरार्की की थ्योरी किसने दी थी, मैस्लो ने। हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दी थी, मैस्लो ने। वो ये नहीं पूछता, सेबी ये नहीं पूछेगा। सेबी पूछेगा कि जो बेसिकली जिस ऑर्डर में हम ऊपर से नीचे जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, या उसके रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होंगे, या उसकी एप्लीकेशन होगी कि इफ वन पर्सन इज लुकिंग फॉर रिवॉर्ड्स, एस्टीम, रिकॉग्निशन, तो एट विच लेवल ऑफ हायरार्की ही इज। तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते। तो मैनेजमेंट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिकल अप्रोच। तो कंटेंट तो आप किसी भी बुक से कर सकते हो, कोई भी मार्केट से एक बुक उठाओ, चाहे तो ये एक प्रिंसिपल प्रैक्टिस ले लो या एचआरएम की बुक ले लो, किसी भी बुक से ले लो, क्योंकि मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप मैनेजमेंट में भी स्ट्रॉन्ग मार्क्स ले आओगे, ठीक है। यहां पे भी अराउंड 6-7 क्वेश्चंस या इवन 8 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स का देखो सिलेबस, एक बार मैं सिलेबस दोबारा से दिखा देता हूं, जरूरी है यहां पे सिलेबस दिखाना। 1 सेकेंड, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो पहला पोर्शन है देखो दोस्तों, ये वाला, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जो दूसरा वाला पोर्शन है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी, फिस्कल, नॉन बैंकिंग, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि कहां पे आपको एफर्ट्स डालने हैं, तो आपको पहले पार्ट में एफर्ट्स डालने हैं, और ये जो एनबीएफसीज हैं, ये वाला टॉपिक जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इस पे एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, किसी भी आप गूगल की वेबसाइट से अगर आप तैयार करना चाहो बड़े आराम से कर सकते हो। इसके लिए कोई बुक खरीदने या देखने की जरूरत नहीं है। मेन आता है ये जो ये बुक्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच.एल. आहूजा की बुक आती है। देखो दोस्तों, थोड़ी सी टिपिकल है शुरुआत में, अगर आप एक जिसका इकोनॉमिक टच नहीं है उसको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, थोड़ी सी बल्कि भी लगती है देखने में, लेकिन कहीं ना कहीं इट इज द गोल्डन बुक। अगर आपको बहुत अच्छे में, या तो देखो आप यूट्यूब की हेल्प ले लो, टॉपिक को, हर टॉपिक को यूट्यूब से कवर कर लो, सिंपल सी बात है, टॉपिक डालो और उसे अच्छे से समझ लो और अच्छे से कर लो। नहीं तो अगर बुक चाहिए तो ये बुक ले सकते हो, अदरवाइज बेसिक एनसीईआरटी से भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हो, और जो टॉपिक्स आपके बचते हैं वो आप फिर YouTube से हेल्प लेके कवर कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको किसी की गाइडेंस चाहिए तो YouTube ले सकते हो, अदरवाइज एच.एल. आहूजा, इससे शायद डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो कंसेप्ट पे एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एच.एल. आहूजा इज वेरी गुड बुक, उसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ कोई भी गूगल या यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं कंपनीज लॉ। कंपनी लॉ आपके डिफाइंड सेक्शंस होते हैं, डिफाइंड सेक्शंस पढ़ने हैं। कौन सी वेबसाइट है, वन स्टॉप सॉल्यूशन बताऊंगा, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है, ना मार्केट में कोई बताएगा ना है, क्योंकि मार्केट में लोगों को पता ही नहीं होता। दिस इज द वेबसाइट जिसको आपको सेबी के लिए यूज करना है। डिफरेंट सेक्शंस जो आपके सिलेबस में है उनके लिए पढ़ो। दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, द वेबसाइट इज ca2013.com। इससे बेहतरीन सॉल्यूशन और फ्री सॉल्यूशन कोई नहीं है। इस पे कंपनीज एक्ट पूरा डिटेल में दिया हुआ है, सेक्शंस पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए देखो, आपको अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, यहां से क्वेश्चंस भी अच्छे कहां से आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 8 क्वेश्चन तो जनरली यहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सीए का मटेरियल बोलूंगा, इंटरमीडिएट कोर्स का, जहां पे आपकी यूनिट है कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसमें आपको सारा सेबी का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो टॉपिक आपके सिलेबस में है अकॉर्डिंगली वो यहां से प्रिपेयर कीजिए, और कुछ टॉपिक जो हमारे बच गए हैं, जो यहाँ पे कवर्ड नहीं है,
उनको गूगल की रेफरेंस से आप प्रिपेयर कर सकते हो, दैट वुड बी बेटर सॉल्यूशन। यहाँ से एज इट इज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में देखे गए हैं इस मटेरियल से, तो आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो कॉस्टिंग के लिए मैं ये सोर्सेज सजेस्ट करूंगा। उसके बाद आते हैं लास्ट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का अगर आप पार्ट देखो तो अगर मैं उसको सिंपल ब्रेक डाउन करूं तो उसमें पहला पार्ट है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हो? एनसीईआरटी, ठीक है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हो? उसके लिए टैक्समैन की बुक आती है, उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऑनेस्टली ये भी काफी स्कोरिंग हो सकता है अगर आप इन्हें अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर जाओ, दोनों सोर्सेज को अच्छे से फॉलो कर लोगे तो, क्योंकि ये सेक्शन भी लगभग यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। खासकर फेज 2 में यहाँ से ये सबसे ज्यादा है। अगर मैं 3 सेक्शन बोलूँ जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो कॉस्टिंग हो गया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया और कंपनी लॉ हो गया। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 8 to 10 क्वेश्चन, बाकी से 6 to 7 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 6 सेक्शन जिनके लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस मैंने दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर की। अब एक चीज आ जाती है कि सेल्फ स्टडी में भी कई बार ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स को खुद से रिजॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस जर्नी में अगर आप देखो इतनी सारी सोर्सेज हैं, एक डेडिकेटेड मेंटोर मिल जाए को इन्हीं सभी अगर मटेरियल की कॉस्ट में या उससे कम कॉस्ट में आपको एक बैच मिल जाए जहां पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगी, तो थोड़ा सा शायद आपकी जर्नी आसान हो सकती है। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा दोस्तों। वो सॉल्यूशन है हमारा सेबी ग्रेड ए अचीवर्स क्लब बैच। इस बैच में देखो इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा कॉस्ट अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा इसकी प्राइस नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप मार्केट से इंडिविजुअल सोर्सेस पे जाओगे तो शायद वो इससे ज्यादा महंगी पड़े। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके डेडिकेटेड मेंटोर्स है जिनके पास ईयर्स ऑफ सेबी ग्रेड ए का एक्सपीरियंस है, वो काफी टाइम से सेबी ग्रेड एग्जाम को करवाते आ रहे हैं, सेलेक्टेड रिजल्ट्स उन्होंने दिए, तो कहीं ना कहीं वो मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी भी है और टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस भी खत्म करा दिया जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो दोस्तों तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581 एंड ये जो प्राइस है ये और भी कम हो जाएगी, मतलब जो यहाँ पे शो हो रही है ये इससे भी कम हो जाएगी अगर आप ऐप के थ्रू इसको बाई करते हो। सो मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम कवरेज, एक वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट अलॉन्ग विद प्रैक्टिस मटेरियल एंड यहाँ पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह भी सब कुछ रहेगा। तो दोस्तों बेफिक्र होकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी करनी है तो प्रीवियस सोर्सेस, पेड कंटेंट चाहिए तो ये रहा कोड आपके स्क्रीन के सामने है, तो यूज इट। इसी के साथ दोस्तों वीडियो होती है यहीं समाप्त। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी इससे भी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो एंड आई विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो ऑन दिस नोट गाइज, आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट।